मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के मायानाज तहकीकाती सहाफ़ी जनाब एजाज़ अहमद भट्ट साहब। मेरे साथ दूसरे इंतहाई मोहतरम शरीके गुफ्तगू हैं तजियाकार और कौमी अमूर पे नज़र रखने वाले मियाँ लियाकत अली साहब, आपका शुक्रिया। और एक इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़िज़ तजियाकार सहाफ़ी जनाब वक़ार असलम साहब भी मेरे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं। नाज़रीन, बग़ैर किसी तमीद के हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। वक़ार असलम साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि तहिया कर लिया है कि पाकिस्तान पर हमला आवर होने वाले ख्वारिज हों, गैर ख्वारिज हों, टीटीपी हो, तहरीक खुरासान हो या कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर से आकर पाकिस्तान पर हमलावर हो या पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हो, उसका भी मुका देना है। और इस अज़्म की एक अमली तफसीर जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर ख़वारिज के ठिकानों पर प्रिसाइज अटैक किए हैं, जिसमें ठीक ठाक हलाकतें हुई हैं उनकी, और पाकिस्तान ने इस अज़्म का फिर इरादा किया है कि हम किसी भी हमलावर को छोड़ेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? जी पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के डायनेमिक्स बदल रहे हैं जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हो गई है। बजाय कि हामिद करज़ई जैसा एक या अब्दुल्ला जैसा जो दो सजी दिखाकर खब्बी मारते थे पाकिस्तान को हमेशा, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये अफगान अवाम के नुमाइंदा भी नहीं थे जी, नुमाइंदा तालिबान तो हकीकतन नुमाइंदे हैं ना। हाँ, इनको बरसरे इक़्तिदार लेकर आए, दुश्मन लेकर आया था ताकि उनके इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर सके। और जब से तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन आई है, मुश्किलात तो वहाँ पर बढ़ी हैं बहुत, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो अवाम के हकूक़ को वो की पासदारी कर रहे हैं वो पेश है। उसके अलावा से हमने देखा कि वहाँ पर उन तालिबान को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर चल रहे हैं, लेकिन वो जो ख्वारिज हैं, जो जहन्नुम के कुत्ते जिन्हें कहा जाता है, उन दहशत गर्दों ने या उन ग्रोहों ने उन पर अटैक्स का सिलसिला एक पिछले कोई 7-8 महीने से जारी रखा हुआ है। उनके वज़ीर दाखिला का शहीद होना इस सारे अमर में, यानी अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला का इसमें शहीद होना, और उसके साथ साथ तो मुझे लगता है कि ये प्रिसाइज पाकिस्तान आर्मी की बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने एयर फोर्स ने के थ्रू ये अचीव किए हैं टारगेट्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक खुशाइन चीज़ है वो ये है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर, काबुल के जो तालिबान है, उन्होंने तहरीक तालिबान से उन्होंने फैसला कर लिया कि तहरीक तालिबान से किस तरह छुटकारा हासिल करना है और पाकिस्तान को भी किस तरह से छुटकारा दिलवाना है। उसके लिए उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अहम है और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से वो कोऑर्डिनेट करते रहे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अच्छी कोऑर्डिनेशन आपस में रही, तो फिर ये जो इस तरह की चैलेंजेस हैं इनसे बासानी निपटा जाएगा। और इसके लिए सईद आसिम मुनीर जो हैं वो बड़े पुरज़म हैं और उनकी काविशों से ये मुमकिन हो सका है कि हमने जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए हैं। और क्योंकि हमने देखा था ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स पर यहाँ पर हमला किया और एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे ये तालिबान हुकूमत जो अफगानिस्तान में बरसे इक़्तिदार है उसने ये हमले किए हैं, जबकि जब तहकीक की गई, जब पता किया गया, तो ये तालिबान की शरारतें थीं और उनको कान से पकड़ लेना चाहिए और उनको जहन्नुम वासिल कर देना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत, जो तालिबान की हुकूमत है, यानी काबुल के तालिबान है, उनका बड़ा अच्छा रोल रहा है और आगे भी मैं देख रहा हूँ एक अच्छा रोल रहेगा ताकि ये दहशतगर्दी की अफरीत से हमें छुटकारा मिल सके। भट्ट साहब, वक़ार असलम साहब ने बहुत अच्छी तशरीह की है। हालिया जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कामयाबी हासिल की है और फिर जिस अज़्म का इजहार किया है
तो इतलात ये है कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने और हमारी जो स्टेट सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो होमवर्क है वो कर लिया है, उनके ठिकानों का भी पता चला लिया है, पिन पॉइंट कर लिए हैं और उनकी तादाद जो है उनको भी पेश नज़र रख लिया है। और अब ये तय कर लिया है कि इनको हम अंदर जाके मारेंगे, घुसकर मारेंगे। और इस वाले से इतलात ये हैं कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी को अफगान तालिबान की मुकम्मल आशीर्वाद भी हासिल है। आप क्या कहेंगे? जी मैं इस हवाले से ये कहूँगा, देखें पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है ना, वो पाकिस्तान ने हर लेवल पे जाके इसको मैनेज किया, मनसूबाबंदी की। लेकिन आप देखें कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया, जब इसराइल ने लबनान या गजा पे हमला किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी एयर अटैक्स किए ताकि उनका अपना फौजी कोई हलाक ना हो। यानी उनकी फौज जो है वो अपने फौजियों को बचाने के चक्कर में उन्होंने पहले हवाई एयर स्ट्राइक किया। जब बिल्कुल इराक के जो फौज है उसको डैमेज कर दिया गया, तो फिर उनकी ज़मीनी फौज है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बड़ी जुआमर्दी और पाकिस्तानी फौज ने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से ये जो अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती कैसे है। इंडिया के जो वजीर दाखिला रहे हैं, सिक्योरिटी अमूर के वो हेड रहे हैं, उनका कहना है, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि बराह रास्त जब हम पाकिस्तान की का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसका बराह रास्त मुकाबला करने से बेहतर है कि हम अफगानिस्तान के रास्ते में जाएं, वहाँ अपने अरबों रुपये लगाएं, वहां से दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजें और फिर पाकिस्तान पे हमला हो। उन्होंने ये स्ट्रेटजी की और सारा सरमायाकारी जो है इसके पीछे इंडिया की है। वो सरमायाकारी लेके तो ये जो अफगान तो ये बने हुए हैं, असल में दाढ़ियां भी इन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन ये है टेररिस्ट है, इनमें हिंदू भी मौजूद है, हिंदू फौजी भी मौजूद है। ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होते थे और हमला करते थे। पाकिस्तान अगर चाहता तो स्टार्टिंग में ही एयरफोर्स से अटैक करके इनको सरब कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसके साथ अपने तल्लुकात को भी मैनेज रखा और उन्होंने बहुत कोशिश की और अपने फौजियों को कोई शहादतें भी दी। लेकिन अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो बराह रास्त जो इंडियन फोर्सेस के जो खुफिया एजेंट हैं, इंडियन फोर्सेस के कैप्टन लेवल के और मेजर लेवल के जो अफसरान है वो इनमें शामिल होकर आ रहे थे और अब जो हमारी शहादतें थी वो बढ़ना शुरू हो गई। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाई कि इनको इनके ठिकाने पे जाके और ठोका जाएगा तभी इनका हल निकल सकता है। अब हमें बार बार ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि ये हमारे मुल्क में आए, हम इनका मुकाबला करें, कुछ इनके हलाक हो और कुछ हमारे शहीद हों। अब पाकिस्तानी फोर्स ने ये इस हवाले से फैसला कर लिया है कि टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे और ये कामयाब तरीन पॉलिसी है। लेकिन मैं इस हवाले से जो जनरल आसिम मुनीर है उनकी पॉलिसी को खराज अकीदत भी पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे एयर अटैक नहीं किया। अगर फौरी तौर पे एयर अटैक किया जाता तो ये शुरू में सारे स्नब हो जाते, लेकिन उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात जो है ना इस हवाले से खराब होने का खदशा था कि जी पाकिस्तान बराह रास्त हमारी टेरिटरी के अंदर अपनी एयरफोर्स को भेजता है। लेकिन अब क्योंकि अफगान तालिबान ने भी ये महसूस कर लिया है कि ये जो फैक्टर्स हैं उनके भी काबू में नहीं है, इनको सिर्फ पाकिस्तानी फौज टैकल कर सकती है और कोई टैकल नहीं कर सकता, तो अब उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया और पाकिस्तानी फोर्स ने उनमें से भी बहुत सारे फैक्टर्स को अपने एतमाद में लेने के बाद ये एयर स्ट्राइक किए, जिसके बाद टारगेटेड ऑपरेशन जो किए गए और बहुत हद तक कामयाबी मिली है और आपको ऐसे मजीद टारगेटेड ऑपरेशन भी आगे नजर आएंगे, जिससे ये होगा कि उनकी जो स्ट्रेटजी है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां डैमेज हो जाएगा और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। और यही हमारी स्ट्रेटजी है कि उसका इंडिया का जो बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां अफगानिस्तान में हमने तबाह करना है। अच्छा, ये भट्ट साहब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया नाजरीन कि भट्ट साहब तहकीकाती सहाफ़ी हैं, पुराने इस शोबे के पुराने खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने ये जो बात इंडियन फ़ौजियों के, इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स लेवल के लोगों की टीटीपी के सफ़ों के अंदर पाए जाने की इतला दी है, ये कोई किताबी बात नहीं है। जिस वक्त अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में थी तो ड्यूरल लाइन के आर पार पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर इंडिया के 11 काउंसिल खाने जो हैं वो काम कर रहे थे और हमने उस दौर में कई ऐसे पकड़े थे लोग, दाढ़ी वाले जिनका जिक्र भट्ट साहब कर रहे थे, जो अफ़गानों के रूप में, वो अफ़गानी नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो बल्कि हिंदुस्तान के
जो स्टैब्लिशमेंट है, हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके वर्कर थे, उनके ऑफिसर थे। तो लेकिन वो तालिबान के रूप में टीटीपी की सफ़ों में मौजूद थे। तो उनको पकड़ा गया जब, तो उनके खतने नहीं हुए थे। यानी बहुत सारे हमने ऐसे लोग पकड़े थे। यानी ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि ये हिंदू हैं जो दाढ़ियां रख के टीटीपी की सफ़ों में पठानों के रूप में पाकिस्तान पर हमलावर हैं। तो ये जो भट्ट साहब ने बात कही है, ये एक पाया सबूत को पहुंची हुई बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया जो है हमें डिस्टेबलाइज करने की पॉलिसी पर चल रहा है, और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से जो असली तालिबान हैं उनके साथ मामलात सीधे किए हैं। और ये उन सीधे किए हुए मामलात का नतीजा है कि पाकिस्तान अब एयर स्ट्राइक के ज़रिए, प्रिसीजन अटैक के ज़रिए जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तानी रियासत पर, पाकिस्तानी अवाम पर हमलावर होते हैं, जो बैरून मुल्क हैं या अंदरून मुल्क हैं, उन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। और उसका हमें पहला सबूत जो मिला है वो जो पाकिस्तान ने एयर अटैक किया है और उसमें जो वासले जहन्नम किए गए हैं लोग, वो उसका सबूत है। तो हम इस मामले में मियां लियाकत साहब की भी इनटेक लेते हैं, फिर हम जो अंदरून मुल्क रियासत पाकिस्तान पर हमलावर होने वाले लोग हैं उनकी भी बात करेंगे। जी पाशा साहब, माशाल्लाह वकार असलम साहब ने और भट्ट साहब ने जो बातें की हैं वो हकीकत पे मबनी बातें हैं। मैंने इसमें भी तो दो चार बातें की हैं। जो आपने तो माशाल्लाह हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो बातें बता दी हैं, जो गिरें खोल दी हैं, जो खतरों वाली बात है वो देखें, वो तो वजाहत के साथ आपने कि अब तो कोई इसमें कोई शक नहीं। ये देखें, पाकिस्तान से अब 2024 में आपको पता कोई हमारा दिन नहीं गुजर रहा था जिसमें हलाकतें नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी ना छोटा मोटा अटैक होने जा रहा था। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रह गया था, या तो अफगान गवर्नमेंट कंट्रोल करती, लेकिन अफगान गवर्नमेंट, जिस तरह वकार असलम ने भी कहा कि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं रह गए थे। ये जब कई बार वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, आप अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, और कई बार आप जिन लोगों को पालते हैं वो आपकी बसात से आगे बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा उनका कला कमा पाकिस्तानी फौज ने थ्रू एयर स्ट्राइक करना ही बनता था। और इसके अलावा, और आपको पता, डे 1 से इंडिया और इसराइल, These are the two country in this area. इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान के खिलाफ। ये उनको एक छोटी सी बात अब बताता चला जाऊं। ये जैसा कि भट्ट साहब ने भी जिक्र किया कि इंडिया हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मियां लियाकत साहब ने भी इसराइल और इंडिया के गठजोड़ की बात की। तो ये कोई किताबी बात नहीं है। 71 की वॉर के अंदर जो ईस्टर्न कमांड थी कैलकटा के अंदर, उसमें इसराइल के जनरल जेकब, 3 स्टार जनरल जो है, वो कलकत्ता के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था इंडियन आर्मी का, उसमें मौजूद रहा। और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सुनार बंगला, उसकी पूरी प्लानिंग के अंदर जो है वो इसराइली जनरल जेकब जो है वो शरीक था। इस वाले से इंडिया और इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक गठजोड़ है वो ढकी छुपी बात नहीं है। फिर कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी को, उनको इंडिया तो इंसर्जेंसी कहता है, हमारे नज़दीक वो कश्मीरियों की आज़ादी की जंग है। और हमारे लिए जो कश्मीर है वो एक अटूट टंग है, हमारी शहरग है। तो उसको निपटने के लिए भी तमाम जो प्लानिंग की गई है वो इसराइल के साथ मिलके इस्राइल की तर्ज पर, यहूदियों की तर्ज पर की गई है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने ना सिर्फ कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तानी कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर को अपनी यूनियन में शामिल कर लिया, बल्कि वहाँ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, आबादी का जो तनासिब है, उसको उसी तरह तब्दील कर रहा है जिस तरह यहूदियों ने, इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ आबादी का जो डेमोग्राफी थी उसको अपने हक में तब्दील किया।
तो ये मियां साहब जो कह रहे हैं ना कि इसराइल और इंडिया गठजोड़, ये बिल्कुल ये पाशा साहब आपने तो माशाल्लाह वो गिरा खोली है ना जो पुरानी, देखें 1971 की जो बांग्लादेश में जो कुछ किया, तब से इंडिया के ज़हन में एक चीज़ है कि ये जो इसराइल ने पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल किया हुआ है, ये उनकी इंटेलिजेंस, उनके जो लाइक अफसर है, फौजी कमांड है, वो इतनी काबिल है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। फाइनेंशियली तो उसमें कोई दो राय नहीं है, फाइनेंशियली उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ। अब रह गया ये आया इस महाज पे लड़ाई से, या मतलब थ्रू फोर्स भी वो पूरी दुनिया को गासिब करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी बिल्कुल इस लेवल पे है कि वो इसराइली आर्मी का ऐसन तरीके से मुकाबला कर सकती है। लेकिन मियां साहब, इसराइल के नामजद लोग हमारी सियासत में बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अपने वकार साहब, हमने बैरूनी दुश्मनों की बात कर ली और हमारे सामने है वो, और हमने अब तय किया है कि उनको वाड़ दिया जाए, उनको उनके उधर के भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, घुसकर ठोक दें उनको। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ठोक देंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि जो हमारे अंदरून मुल्क में हमारी रियासत को कमजोर करने पर लगे हुए हैं, उनको ठोकने का बंदोबस्त तो नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? जी पाशा साहब, इसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो ये मतलब इसमें रुकावट जो आ रही है वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल्स जो थे उनको मतलब इतना स्लो डाउन करने की वजह ये है ताकि कोई ये आओ बका ना करे कि मतलब हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई। तो उन्होंने पूरा फोरेंसिक्स करके और पूरे नाप तोल के अब जाकर वो 85 मुल्जिमान को मतलब सजाएं, जितने फौज की कस्टडी में थे सबको उन्होंने गड्डी चला दिया। जी, उन्हें सजाएं दी हैं और मेरे ख्याल से कम दी गई हैं मतलब उसमें। लेकिन उसमें ये भी देखना चाहिए कि इम्पार्शियलिटी नहीं रखी उन्होंने किसी किस्म की। उन्होंने मतलब एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड को भी इसमें सजा मिली है। मतलब जाहिर है जो शायद कैप्टन भी है उनमें, मेजर भी है, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को मतलब उन्होंने आनी हाथों से निपटा है। तो उसमें मुझे लगता है यही वजह थी एक उसमें सुस्त रवि जो हमें देखी, और पीटीआई को लग रहा था कि उनकी लॉबिंग बड़ी कामयाब है। कामयाब तो है वैसे। वो रिचर्ड ग्रैनियल के बारे में वो हम बाद में आएंगे, अभी इस पे कर लें कि अंदरूनी मुल्क जो खारजी हैं हमारे, जो रियासत पर हमलावर हुए हैं, उनको अभी तक क्यों कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका? सर कैफरे किरदार तक भट्ट साहब के पास मुझे लगता है कुछ स्टोरी है जो वो पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी तो फिर रात में मुलाकातें करते हैं ना, और फिर लॉबिंग करते हैं, और फिर मुलाकातें करने के ख्वाह हैं, और वो चाहते हैं कि आप किसी तरह से उन्हें एस्केप मिल जाए, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा जगनसाई इसमें है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो। मतलब अगर वो यहाँ से बाहर चल जाते हैं और फिर वो ये कह सकते हैं कि उन्हें जिला वतन किया गया है या जबरदस्ती उन्हें बाहर भेज दिया गया है, जो है वो नवाज शरीफ बेनजीर के साथ मिल जाएगी, वो उस तरह का बनना चाहते हैं। लेकिन वो अब जो बातें चल रही हैं, जो जितनी चमगोइयां सामने आई थी, अब नतीजा ये है कि वो बनी गाला को सब जेल बनाने पे तैयार हैं, या उन्हें कह रहे हैं कि पी के चल रहे हैं आप। और ये खान साहब ने खुद भी कहा है कि मतलब मुझे ये ऑफर्स आ रही हैं, पर लेकिन खान साहब चाहते हैं कि वो किसी तरह बाहर चल जाएं, और फिर वो कहें कि मतलब फोर्स्ड एग्जाइल पे उन्हें मजबूर किया गया, और वो तो पाकिस्तान में रहते थे और डटे हुए थे। तो ये एक रुकावट आ रही है सामने। भट्ट साहब, क्यों नहीं उनको जिस तरह हमारी मुसल्लह फौज ने, अच्छा मैं वो एक बात बताना भूल गया एयर स्ट्राइक की, क्योंकि आपने बात की तो मैं नाजरीन को बताता चलूं। नाजरीन, जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो फजाइया है, वो दुनिया में अमेरिका और इसराइल के बाद शायद तीसरे नंबर की कैपेबिलिटी के इतबार से थर्ड बेस्ट एयरफोर्स है। तो जिस तरह हमारा ज्यादा जिक्र क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का जब होता है तो हम अपनी फौज की बात करते हैं जिसके हाथ में एटम बम का बटन है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो दुनिया की टॉप रैंकिंग आर्मीज में शुमार होती है। लेकिन हमारी एयरफोर्स भी दुनिया की तीसरी आला दर्जे की स्ट्राइकिंग पावर के एतबार से, अपनी कैपेबिलिटी के एतबार से अमेरिका और इसराइल के बाद दुनिया की तीसरी बेहतरीन एयरफोर्स है। जी भट्ट साहब।
जी एयरफोर्स जो है ना ओवरऑल तो हमारी जो है वो आप तीसरे नंबर कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इम्पैक्ट। अच्छा भट्ट साहब, क्योंकि आपकी बात थोड़ी सी लंबी होनी है तो मुझे वो कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें। ठीक है। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, फिर हम एजाज अहमद भट्ट साहब की तहकीकाती गुफ्तगू सुनेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। जी एजाज अहमद भट्ट साहब, ये जो हमारे अंदरून मुल्क खारजी हैं जो रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं, और ये जो सिविल नाफरमानी है और वो तो उन्होंने शुरू कर भी दी है, उन्होंने पैगामात नशर करने शुरू कर दिए हैं कि जो बैरून मुल्क उनके हमदर्दान हैं वो पाकिस्तान को वो ज़र मुबादला ना भेजें। तो ये भी तो बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी की सफ में ही आता है ना, क्या कहेंगे आप? इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। देखें, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सजा दी जाए और इसका जो ना कला कमा कर दिया जाए, लेकिन हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर भी ऐसे जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये देखना होता है स्ट्रेटजी को कि बाद में इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए, जो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये सारी शहबाज शरीफ हुकूमत कर रही है, उनका तो उस तरफ बस भी नहीं चल रहा। जो कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान को फौरी तौर पे सजा दे दी जाए, ये जो उन्होंने 9 मई के इनको सजा दे दी जाए, उसका फौरी तौर पे इम्पैक्ट होना था। उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह कर दिया गया तो सारे लोग कहेंगे ये तो इनको फौजी अदालतों में ज़बरदस्ती घसीटा गया और इनको सजाएं दी गई हैं। अब जो टाइम आ गया ना, इस टाइम को लाने का एक पीछे एक बैकग्राउंड थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खान साहब जो है वो ना तो सेनेटर्स की सुनते हैं, ना MNAs की सुनते हैं, ना किसी वजीर आला की सुनते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट कहती थी अगर मुज़ाकरात किए जाएं तो इनकी गारंटी कौन देगा? तो सारा हिसाब किताब लगाया गया। तो कहा यह गया कि खान साहब जो है ना सिर्फ एक बंदी को अपना मुर्शद कहते हैं, वो है बुशरा बीबी, तो इनको आगे लगाया जाए। यानी मुर्शद, वैसे तो इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के लोग मुर्शद कहते हैं, और वो अपनी मुर्शद की मुर्शदी जो है, मुर्शद आप देखें ना, मुर्शद की जो मुर्शद आगे खातून है तो इसका मतलब वो बड़ी मुर्शद है। अच्छा, ये वाला फैक्टर भी किया गया, उसको भी इस्तेमाल किया गया, वो जलसा भी करवाया गया और उनकी दौड़ लगवा के उनको एबटाबाद मानसरे भी पहुंचाया गया। लेकिन पता फिर ये चला कि ये मुर्शद भी जो है ना उसकी गारंटी नहीं दे सकता, खान साहब इससे भी मुकर जाएंगे। फिर ये किया गया कि खान साहब के 190 जो बिलियन वो मिलियन जो है ना, उसके केस का जो फैसला है ना उसको पेंडिंग रखा गया और ऐलान किया गया कि मंडे को इसका फैसला सुनाया जाएगा। जो गुजर गया मंडे। अच्छा, जो गुजर गया। अच्छा, और जो जैसे ही पता चला ना तो खान साहब की पार्टी सारी ने कहा कि खान साहब अगर आपको एक दफा सजा हो गई ना, फिर हमारा वो वाला जो है ना बयानिया सारा डैमेज हो जाएगा कि खान साहब को आज तक तो कभी अदालत से सजा नहीं हुई, खान साहब को साबित नहीं हुई। अब ये उन्होंने कहा कि ये पीर वाले दिन अगर ऐलान हो गया तो ये तो साबित हो जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट को पता चला कि ये जो केस है ना ये उनका असल मुर्शद बना है, कि वो चाह रहे हैं कि ये फैसला अनाउंस ना हो। उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि हम फैसले का अनाउंस कैसे करेंगे। उन्होंने ये 85 लोगों को सजा देकर बता भी दिया कि ऐसे आपका केस का भी फैसला। अच्छा, वो कुव्वत एक पैदा की है। अब ये फैसला भी सामने आ गया है और खान साहब के ऊपर वो एक तलवार भी ऐसी लटक दी है जिसका खान साहब सही, जिसको अपना मुर्शद समझ रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ये फैसले का ऐलान ना हो। अब ये काम किया गया। अब जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिकी जो मशीर खास हैं वो बार बार ट्वीट करके अपने लेवल से इतना नीचे आके इतनी घटिया लैंग्वेज में वो लिख रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे। सबसे पहले तो यह है कि पीटीआई की पूरी जो क़यादत है ना उसने करोड़ों रुपए की जो डॉलर लगाए थे ना वो लगा के इनको इस मामले पे तैयार किया कि आप ये करें। और इस मैं आपको बताता चलूं हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी इसको आशीर्वाद हासिल है। ये जो ट्वीट हैं ये ट्वीट हो इसलिए रहे कि एक दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि पहले खान साहब किसी तरफ आते नहीं थे। अब देखें 3 स्टेप लगाए गए हैं। पहले उनके जो साथी हैं उनको सजाएं देकर बताया गया कि ऐसी सजा मिलेगी। फिर उनके केस को पेंडिंग रखा गया कि किसी भी वक्त आपके केस 190 मिलियन का। और उसका तीसरा मामला यह किया गया कि अमेरिका जो है ना वहां से उनके जो है ना मशीर वो ट्वीट कर रहे कि इनको रिहा करो। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इनको रिहा कराएंगे। और मैं बड़ा हैरान हूं इन इंजीनियर्स पर, इन डॉक्टर्स पर, इन पढ़े लिखे PhD पीटीआई के वर्कर्स पर कि जो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम गुलाम नहीं है। किसके भाई? पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अब उसी गुलामों के एक जो बादशाह सलामत है ट्रंप, उनके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए कि ये ट्रंप साहब आएंगे और खान साहब को आजाद करेंगे।
ट्रंप की ऐसी कोई दोस्ती नहीं है कि वो खान अच्छा, साहब ये के इस साथ पर है। हम भट्ट साहब बाद में आएंगे। अच्छा, जी। फाइनल मैं करता जाऊं। अब ये सारा कुछ पैदा करके ना इस दौरान बुशरा बेगम का 2-3 इस्लामी ममालिक में जो है ना वो मामला भी सेटिंग करा लिए गए हैं। अब बड़ी आसानी से ये क्या, ये बताइए, ये मैं setting आपको क्या है? प्लानिंग ये है कि खान साहब जो है ना वो इस मामले पे राजी होंगे कि अमेरिका सरकार जब ये ट्रंप आएगा तो उनको, क्योंकि वो जो दावतनामे ना, दावतनामे के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दावतनामा आएगा और फिर ये प्रेशर होगा कि हुकूमत पाकिस्तान छोड़ नहीं रही जी, वो आने नहीं रही। यानी वो जो 20 जनवरी को तकरीब हल्फे वफादारी है उसका हाँ जी, दावतनामा, उसका दावतनामा आएगा खान साहब के नाम। ओके। और इधर से इस्लामी ममालिक भी पूरे तैयार बैठे होंगे कि खान साहब इधर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्लानिंग बनाई जाएगी कि खान साहब से कहा जाएगा कि अमेरिका के कहने पे आपको छोड़ा जा रहा है और आप पहले फर्स्ट हैंड आप जाएंगे इस इस्लामी मुल्क जिसमें वो तैयार होंगे। फिर ये इस्लामी मुल्क जाएंगे, इससे क्या होगा कि पीटीआई का जो वो वोटर्स है उसका मुराल भी बुलंद रहेगा जी, खान साहब खुद नहीं गए, ये तो अमेरिका ने छुड़ाया है। और जो शहबाज की हुकूमत है, ये इस मामले से हमारी थोड़ी सुबकी हो गई कि खान साहब को जाने दिया गया, लेकिन हमारी हुकूमत बच गई और एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में कामयाब होगी कि मुल्क जो है ना, जो अब थोड़ा तरक्की के जीने पे चढ़ा है, ये आगे बढ़ता रहेगा, इसको स्टॉप नहीं लगेगा। ये स्ट्रेटजी अगले 2-3 महीने में कंप्लीट होनी है, जो मैंने आपको बता दिया। जी नाजरीन, भट्ट साहब ने तो माशाल्लाह आने वाले हालात का जिस अंदाज में तजिया किया है ये बड़ा हौसला अफजा है। तो मियाँ साहब से भी इस पे इंटेक ले लेते हैं। जी मियाँ साहब, जो दाखिली मुल्क खवारिज हैं, पीटीआई जो रियासत पाकिस्तान पर हमलावर हैं, उनको सजा उस तरह क्यों नहीं मिल रही जिस तरह टीटीपी को मिली है? नहीं पाशा साहब, टीटीपी तो देखें वो इनका एक दिन का अमल था और उनका रोज का अमल है। ओके, इनका और उनका कंपैरिजन नामुमकिन है। चलो, वो अपनी रियासत, हाँ जी, तो चलो आप नहीं, लेकिन है ये ख्वारिज, मतलब आप यानी देखें ना पीटीआई जिस वक्त अगर ये देखें अमेरिका ने पाबंदी लगाई पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर, पीटीआई के किसी लीडर ने उसकी मजम्मत की? नहीं की उन्होंने की है और उन्होंने इसकी भी की है। मतलब मैं सलमान अकरम राजा को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा हम को ये नहीं चाहते कि लोग पैसे ना भेजें, फॉरेन रेमिटेंस ना आए और मुल्क नीचे बैठ जाए। हमारा तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि हमारी बात मानी जाए, क्योंकि हमारी मकामी जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है या जो मुक्तदरा है वो हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम ये जो हथियार है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि लोग रेमिटेंस को थ्रू बैंक्स भेजने की बजाय ब्लैक एंड वाइट में हुंडी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पैसे तो आने हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके घर भी चलने हैं ना जब पैसे आएंगे, बट उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब जो दूसरा सवाल जो आपने किया है कि इस वक्त लोकल हमारे ये जो लोग हैं पीटीआई वाले, मैं समझता हूं जो अपने लोग होते हैं मुल्क के, इसमें देखें वोटर जब तक आपका पीछे नहीं हटता आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने वोटर को पीछे हटाना, वोटर को पीछे हटाने का एक ही तरीका है कि आप वोट का हक इस्तेमाल करने दें, और वोट का हक जब वोटर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो खुद ब खुद आपका, चाहे वो इमरान खान पीटीआई पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो कोई नया तो नहीं बनाया जा सकता ना। नहीं जो 2024 में हुआ इमरान खान के साथ वही 2018 में नून लीग के साथ हुआ, ऐसे ना मेरी बात सुने पाशा साहब, ये जवाब तो वो है आपने चोरी की थी 2020 में, लिहाजा हमने भी आज करनी है। ये कभी पुराने मतलब किसी भी जुर्म की बेस पे अगला जुर्म नहीं किया, ठीक है। लीगल रास्ता आप इख्तियार करें। मैं कहता हूं अगर हमसे पहले हमारी हुकूमतों से पहले कोई गलतियां हुई हैं तो उनको आज दुरुस्तगी का वक्त है, ताकि लोगों के जरिए हुकूमत देखें। जो आप कह रहे हैं ना कि ये बाहर वाले प्रेशर भी आ रहे हैं, वो भी उनके पास यही एक हथियार है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी आवाम को देखें ना। मैं जो उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मैंने सुना उसका इंटरव्यू रिचर्ड गैनल का टीवी पे, तो उसका यही है कि लोगों को हक राय देने दें। अगर वो किसी को भी, इमरान खान के दौर के अंदर 29 सिविलियन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई और उनमें से एक को फांसी भी लगाई गई। तो इनका उस वक्त तो मेरी बात सुने पाशा साहब, ये जो मैं ये नहीं कहता,
देखें रियासत वैसे मैं आपको एक बात बताऊं मियां साहब, हमलावर होना जो है रिचर्ड ग्रेनियल, हाँ। उसको जो मरोड़ उठ रहे हैं ना इमरान खान साहब के लिए, उसकी वजह कोई वो हकूक की पामाली या कुछ Human rights नहीं है। वो कुछ और मामलात हैं, कोई और तल्लकात हैं, वो हम अभी सुनते हैं वकार साहब से। वकार साहब, अब हमारा मौजूद है रिचर्ड ग्रेनियल। मुझे पहले ये बात ये बताइए कि रिचर्ड ग्रेनियल को इतनी तावलापन क्यों पड़ा हुआ है कि वो इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं? क्या ताल्लुक है रिचर्ड ग्रेनियल का इमरान खान के साथ? मैंने सुना है बहुत गहरा ताल्लुक है। जी, रिचर्ड ग्रेनियल का डायरेक्टली खान साहब से कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं है, लेकिन किस तरह से है वो बता दें। कुछ हल्के जो हैं वो सपोज करते हैं कि मतलब शायद उनकी जो लाइकिंग है, मतलब खान साहब के रिमल खान बड़ी करीब रही है, उनसे मुलाकात रही है, उनकी कुर्बत में रही है। तो भट्ट साहब जी, आपकी कोई तहकीकात है इस बारे में? जो ये अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर जी दें। ओके, जी। जो खान साहब हैं वो इस वक्त रिचर्ड ग्रेनियल के लिए ना लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, अच्छा। कि मतलब अमेरिका से किस तरह से प्रेशर डलवाया जाए। पहले इन्होंने कहा कि हमने लारा ट्रम्प को खत लिखा, टिम बर्चेट को खत लिखा, और फिर कुछ 26 पार्लियामेंटेरियंस आए भी थे जो हमजिन्स परस्त भी थे, और जिनकी 26 के 26? जी 26 के और उन 26 ने खत कांग्रेसमैन, लिखा? जी कांग्रेसमैन को खत लिखा पीटीआई ने कि खान साहब को, एक मिनट थोड़ी सी जरा तशरीह करें। जी जी यानी पीटीआई ने 26 कांग्रेसमैन को खत लिखा, जी जी, और वो 26 के 26 गए थे, और उन्हें ये कहा गया कि आपने खान साहब के लिए लॉबिंग करनी है और खान साहब को किसी तरह से आपने बाहर निकलवाना है। और 26 के 26 गए लॉबिंग थे। में हमने ये देखा कि रिचर्ड ग्रेनुअल का एक नकली अकाउंट बनता है और उससे इस तरह की बिलो दी बेल्ट ट्वीट्स की जाती हैं। मतलब आपके एक नशरियाती इदारा है जियो न्यूज़, उसके बारे में मतलब वो उसको ट्वीट बैक करता है, उर्दू ट्वीट कोई मतलब उनसे कुछ किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं भी होता, तो उसने ना एक प्रैंक बना लिया है फ्री इमरान खान, हर ट्वीट के जवाब में वो वही किए जा रहा है। तो लॉबिंग फर्म्स ने वो एक नकली जाली ट्विटर अकाउंट बनाया। उसके बाद से लेके टिम बर्चेट जो है वो कहता है कि इमरान खान जो था वो ये भी उसी लॉबिंग फर्म का हिस्सा है। उसी लॉबिंग, इसको भी खत लिखा गया था खान और ये साहब वो की राय 26 के में लिए। था। जी, और टिम बर्चेट कहता है कि खान साहब जो हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका के लॉयल थे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टेट डिपार्टमेंट उनकी रिहाई के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो ये मतलब एक चंबे की बात इसलिए भी है हमारे लिए कि मतलब जो पीटीआई इमरान खान साहब जिनका मतलब नारा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं हवाई अड्डे नहीं दूंगा, मैं वो उसी अमेरिका से मदद मांगता नजर आ रहा है। वो ट्रंप की बहू लारा ट्रंप से कभी उनके लोग जाके मिलते हैं, और ट्रंप की जानिब से उनके जो मशीर हैं साजिद तारड़, उन्होंने कहा कि ये रिचर्ड ग्रेनुअल जो हैं जिनकी जो ट्वीट्स हो रही हैं ये अमेरिका से नहीं हो रही, ये पत्तों की से ट्वीट्स हो रही हैं, क्योंकि इतनी बिलो दी बेल्ट वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। और कैसे हो सकता है कि अकाउंट उनका और अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट नहीं है ना, और वेरीफाइड अकाउंट हो भी जाता है, मतलब आप 1600 रुपए अदा करते हैं, और आईपी एड्रेस चेंज करना आजकल के दौर में कौन सा मुश्किल है। ये बात किसने कही है कि ये साजिद तारड़ ने कहा कि ये पतों की से हो रही हैं? पतों की से हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह की वाकई मतलब फिर जर्मनी की जो गवर्नमेंट कोलैप्स की है, उधर के जो सानेहात हो रहे हैं वहां पे, उसके हवाले से क्यों नहीं रिचर्ड ग्रेनुअल, अगर ट्रम्प के मशीन है ना, मतलब एनवॉय तो ट्रम्प क्या, तो वो इतने अहम मामलात पे क्यों नहीं ट्वीट कर रहा है? वो सिर्फ उसका जेर बहस मौजू इमरान खान ही क्यों है? कहता है अगर वाकई ये रिचर्ड ग्रेनुअल ही कर रहे हैं तो फिर अमेरिका का मुस्तकबिल के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, और मुझे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी ट्रम्प से कब मुलाकात हुई है। और वो पिछले दौर में भी हमने देखा है कि साजिद तारड़ बड़े वोकल रहे हैं, और ट्रम्प के साथ साथ ट्रम्प का बड़ा आशीर्वाद रहा है उन पे। भट्ट साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, ये कह रहे थे ना कि वो साजिद तारड़ ने कहा कि ट्वीट पत्तों की से हो रहे हैं। ट्वीट तो हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू मैं उसका चश्मदीद गवाह, मैंने अमेरिकन टीवी पे खुद सुना रिचर्ड का, उसको सवाल किए गए, जवाब उसने दिए। उसने यही कहा कि इमरान खान के ऊपर भी बिल्कुल जिस तरह ट्रंप पे सियासी मुकदमात बने थे, इसी तरह सियासी मुकदमात इमरान पे बने हैं, क्योंकि वो सिस्टम के बाहर का आदमी था, ट्रंप भी और ये भी, क्योंकि वो रवायती सियासतदान नहीं था, सीधी बात करता था, लिहाजा ही शुड नॉट बी ट्रायल्ड इन अ मिलिट्री कोर्ट, ही शुड बी फ्री। इस पे मैं एक बात ऐड करता चलूं कि अमेरिका का जब प्रेशर आता है ना पाकिस्तान पे किसी भी चीज के लिए,
तो अमेरिका को कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करना पड़ता। जब कारगिल वॉर में मुशर्रफ को वापस बुलाना था तो नवाज शरीफ को डायरेक्ट क्लिंटन की कॉल आई थी और उसने मुशर्रफ को बुला लिया था। सर्विस लाइंस काट चुके थे हम उस अचीव करने वाले थे उस एरिया को, मतलब टारगेट अचीव होने वाला था। उसके बाद जब नवाज शरीफ को जिलावतनी चाहिए थी तब भी क्लिंटन ने एक फोन किया था और वो कोई डिस्कस नहीं हुआ था, कोई इतना हॉट टॉपिक नहीं बना था। तो इसलिए मैं भट्ट साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ट्रंप का किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं खान साहब को बाहर निकालने में, और ये लॉबिंग फर्म जो पैसे लगाए हैं उसका थोड़ा बहुत तो आउटकम आएगा कि इनविटेशन आ गए, लेकिन इन्होंने जो रमल शाह, पता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं है कौन है। रमल शाह एक ट्रांसजेंडर है जो खान साहब की महफिलें रंगीन करती रही हैं और इसके बारे में काफी मतलब न्यूज जो है ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये काफी न्यूज फैलती रही है। आपकी तहकीकात क्या कहती है? मैं तो पाशा साहब सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे आऊंगा। देखिए इतना बड़ा जो कहते हैं ना वो मामूली जीरे के जो एक बीज होता है उसको पहाड़ के बराबर बना के पेश कर देने से हकीकत चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें कहा यह जा रहा है कि रिचर्ड गैनियल ने जो ट्वीट की है इससे जो है ना एक रिवाइवल आएगा, और ट्रंप साहब जो अभी 2 महीने के बाद जिन्होंने आना है वो आते ही नहीं भाई साहब 2 महीने नहीं है, 20 तारीख को फरवरी जनवरी में 1 महीना रह गया है। तो उस हिसाब से भी आप देख लेना कि अगर वो आते ही ये सोचा ये जा रहा है कि वो आते ही सबसे पहला ऑर्डर ये करेंगे कि खान साहब को रिहा करो, उसके बाद मैं दूसरा काम कोई करूंगा। अब ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ कमिटमेंट की होती है वहां वो अपना रिट्रीट कर लेते हैं। जैसे अच्छा नहीं भट्ट साहब वो तो हो गया, एक लास्ट मिनट है, रिचर्ड ग्रेनियल का बताएं। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखें, जब मैं फिर मुख्तसर साहब को बताता हूं, जब पाकिस्तान ने एटम बम के धमाकों का फैसला कर लिया तो पूरी अमेरिकन जो अमेरिकी सदर है क्लिंटन, उसने बाय रास्त नवाशी से कहा, उसने बाय रास्त एस्टेब्लिशमेंट से कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये धमाका किया तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या हुआ? हमारी फोर्स ने कहा कि हमने करना है, वो कर दिया। अब जब एक सदर कह रहा है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है या हमारा मुल्क है जो पावरफुल हल्के हैं वो कह रहे हैं कि हमने ये करना ही करना है, तो अब पावरफुल हल्का आप देखें कि क्या आज इमरान खान रिहा होता है तो जनरल आसिम मनीर साहब कहां जाते हैं, ये हुकूमत कहां जाती है, ये सारे पार्लियामेंटेरियन कहां जाते हैं, कोई एक भी इनमें से रह सकता है? लिहाजा ये बच्चों जैसी सोच है जो ये समझ रहे हैं कि कल को ट्रंप आएगा और इससे सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है आएगी और छुड़ाएगी, वही हो गया है। ये खान साहब की जो है ना मुल्क के अंदर रहाई का इंतजाम नहीं हो रहा, खान साहब की मुल्क के बाहर की रहाई का हो रहा है, जिसके लिए खान साहब को एक सेफ हैंड दिया जा रहा है। और आप देखेंगे अगले 2-3 माह में खान साहब की पीटीआई भी खुश हो जाएगी और नून लीग जो है वो भी थोड़ी सी सुबकी हासिल कर लेगी और खान साहब जो हमें मुल्क के बाहर बड़ी वीक नजर आई। अच्छा जनाब इजाज अहमद भट्ट साहब, जनाब मियां लियाकत अली साहब, जनाब वकार असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी चश्म कुशा बातें की। और हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो रियासत पर हमलावर लोग हैं उनके खिलाफ जहाद किया जाए। जिस तरह हमारी मुसल्लह फौज खवारजियों को तबाह बर्बाद कर रही हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हैं उनका भी कला कमा किया जाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।